नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल। लर्नर्स और अचीवर्स के लिए बना यह अद्भुत पोर्टल बोधी बूस्टर आपका पुनः स्वागत करता है। आइए आज का बोधी न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग प्रारंभ करें। संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार आज का प्रारंभ करने का समय आ गया। वी आर गोइंग टू कवर 4 aspects: टॉपिक फॉर द डे, इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, अ ब्यूटीफुल क्विज एंड सम फैक्ट्स एंड नंबर्स। ध्यान रखें, बोधी न्यूज आप तक लाता है टॉपिक फॉर द डे, एक बहुत ही जबरदस्त विषय, उसका पूरा विस्तृत विश्लेषण, साथ में तथ्य भी। This topic for the day would be extremely useful for any genuine knowledge seeker, any exam aspirant, or anyone who is trying to crack an interview in the near future. दूसरा हम लाते हैं इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, 4 या 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें गहराई से समझना आवश्यक हो। थर्ड, वी ब्रिंग टू यू सम फैक्ट्स एंड नंबर्स, ताकि थोड़ी स्पेसिफिक पकड़ बातों पर बने, बिकॉज नंबर्स हेल्प यू गेट अ स्पेसिफिक ग्रिप ऑन थिंग्स। एंड फाइनली ऑब्जेक्टिव क्विज, कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी ऐसी क्विज बने कि आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर किया जा सके। सब कुछ बाइलिंगुअली हो रहा है, यू गेट इनसाइट्स बियॉन्ड द ऑब्वियस, और बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल आपके साथ है। आई होप दिस प्रूव्स यूजफुल फॉर ऑल जेन्युइन नॉलेज सीकर्स ऑफ एनी एज, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। शुरुआत करते हैं वर्ड ऑफ विजडम से। इसका विस्तृत विश्लेषण आपको कमेंट थ्रेड में देना, यह आपकी एक्सरसाइज है। सक्सेस इज नॉट अ रैंडम एक्ट, इट अराइजेस आउट ऑफ अ प्रेडिक्टेबल एंड पावरफुल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सफलता आकस्मिक न होते हुए अपेक्षित शक्तिशाली परिस्थितियों और अवसरों के समूह से उत्पन्न होती है। मैल्कम ग्लैडवेल काफी पॉपुलर हैं ये भाई साहब। क्या लिखा था इन्होंने ऐसा कि ये इतने पॉपुलर हो गए, या क्या किया था इन्होंने ऐसा, हमें जरूर बताइएगा। और इससे पहले कि आज का बोधी समाचार हम शुरू करें, बोधी न्यूज शुरू करें, वो कैब डेवलपमेंट कोर्स की जानकारी लें। बहुत सारे छात्रों ने ज्वाइन किया, पूरा लाभ ले रहे हैं। गुरुकुल पोर्टल पर एक से बढ़कर एक कोर्सेस आपके लिए उपलब्ध हैं। कंप्लीट ऑनलाइन सॉल्यूशन फॉर आईएएस उपलब्ध है, और आज आपके साथ हम अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं। सभी छात्रों के लिए पूर्णतः निशुल्क सिविल तपस्या पोर्टल इज नाउ ऑन। We have just started and it was launched on 6th of July. As you can see on the screen, there's a whole world of rich goodness waiting for you. Knowledge goodness, of course. एक एक मेन्यू को अच्छे से सर्च करें, एक एक फीचर देखें। अगले 1 से 2 महीने में हम इसे काफ़ी विस्तृत बना देंगे। आप सभी जो किसी भी फील्ड के हों, आपको सिविल्स तपस्या पोर्टल civils.pteducation.com बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, हमारी टीम का मनोबल ऊंचा रखिए। इफ यू पार्टिसिपेट एंड यूज ऑल द फीचर्स हियर, यू विल रियलाइज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट्स गॉन इनटू इट। सो गो अहेड, पार्टिसिपेट इन द कमेंट थ्रेड। और ये रहा वार्तालाप फोरम, इस पे क्लिक करेंगे तो वार्तालाप फोरम हो। यहां प्योरली सिविल सर्विसेज फोकस जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के हम हफ्ते में 4 टॉपिक्स अपलोड करते हैं। दिस इज एन ओपन फोरम, आप जाइए और इस पर उत्तर लिखिए। तो आप भी लिख सकते हैं, भले ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी ना कर रहे हो, लेकिन इसमें से किसी विषय पे आपको बड़ी अच्छी पकड़ है तो लिखिए, लेट अस लर्न। तो हम आपके लिए ये फ्री सर्विसेज लाए हैं। ऑल यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज टू पार्टिसिपेट फुल्ली, एंड ऑफ कोर्स बोधी बूस्टर इज बीइंग स्ट्रीमलाइंड विद एवरी पासिंग डे, and you will see the results continuously. Time for us to get back to work. Topic for the day. आइए शुरू करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, इजराइल इंडिया रिलेशंस टर्निंग अ न्यू लीफ। इजराइल और भारत के संबंध, एक नए युग की शुरुआत। ये एक बहुत जटिल विषय है। जब हम रिसर्च करने बैठे तब हमें अंदाजा नहीं था कि इसमें इतने लेयर्स निकल कर आएंगे, लेकिन पिछले 100 वर्षों का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन हमारा खुद का हो गया भाई, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। फर्स्ट, 2 नेशनलिस्ट लीडर्स मीट। मोदी जी हो या बीबी हो, बेंजामिन नेतन्याहू साहब का निकनेम, बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड नेशनलिस्ट लीडर्स। राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर यू लव देम और हेट देम, this word nationalist can change its meaning in that context. As PM Modi made his historic trip the world by any Indian PM, उन्होंने एक नया कैच फ्रेज दिया। मोदी जी को कैच फ्रेजेस देना बड़ा पसंद है। I for I, which means India for Israel and Israel for India. पहले मैं थोड़ा सा डर गया आई फॉर आई, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो ये अल्फाबेट आई था, तो मुझे थोड़ी सांस में सांस आई। मोदीज विजिट कमेमोरेट द 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडो इजरायली रिलेशनशिप। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा। भारत और इजराइल के संबंधों को सामान्य बनाने की शीत युद्ध के बाद की प्रथम कोशिश
महान प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव साहब ने की थी। उनका तो आज भारत में कोई नाम ही नहीं लेता है। कांग्रेस ने तो उनका नाम अपनी दीवारों, छतों, कुर्सियों, टेबलों, फाइलों से रगड़ रगड़ के मिटा डाला। तो एनीवे, तो नरसिम्हा राव जी ने 25 साल पहले इजराइल के साथ रिश्ते कायम किए, उसी को मोदी जी ने अब आगे बढ़ाया है। इजराइल इज द प्लेस विद द बर्थ ऑफ ऑल 3 अब्राहमिक फेथ्स। इब्राहिमी धर्मों की जन्मस्थली है, फिर वो जुडाइज्म हो यानी यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाई धर्म या इस्लाम। एंड राइट इन द मिडल ऑफ इट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ हिंदुइज्म, पीएम मोदी, जो कि वहां के राइट विंग रूलिंग लीडर्स ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसमें बहुत सारे निहितार्थ छुपे हुए हैं। इंडिया ऑल्सो हैज वेलकम्ड ऑल फेथ्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इट्स वेरी लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। भारत ने अपनी 8000 वर्षों के इतिहास में, अब्राहिमी धर्म तो अभी 1,500 से 2000 साल पहले ही आए, भारत ने हर किसी का स्वागत किया। भारत एक सनातन देश है। इट इज एन इटर्नल नेशन, इट इज एन इटर्नल एंटिटी, इट इज एन इटर्नल सोसाइटी। बड़े बड़े सूरमा आए और सब मट्टी में मिल गए, भारतीय सभ्यता चलती रही। ये बहुत समझने वाली बात है। इंडिया इज ऑल्सो वेलकम्ड ऑल फेथ्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग अब्राहमिक वंस। इट इज स्ट्राइकिंग दैट पीएम मोदी लैंडेड इन इजराइल ऑन 4th of July, इंडिपेंडेंस डे। हॉलीवुड की बड़ी फेमस मूवी थी भैया, हीरो का नाम क्या था और उसमें मेन मैसेज क्या था? एंड ऑल्सो राइट व्हेन चाइना हैज मेड द सिक्किम स्टैंड ऑफ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। वैसे एक बात आपको अवश्य बताना चाहेंगे, चीन बुरी तरह से फंस चुका है। वो जितना ज्यादा चीख पुकार मचाएगा उतना उसकी हालत पतली होती जाने वाली है, क्योंकि भारत तो पीछे हटेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। China has painted itself into a corner and it will undo a lot of good it did to itself over the past few years by the present rhetoric. बहुत नुकसान हो रहा है चाइनीज का। I am sure they are very much aware of it and that makes them even more angry. Shalom. Namaste. Ben Gurion and Gandhi. The founding father of Israel was David Ben Gurion. He was also the first prime minister. He was also an admirer of Mahatma Gandhi. ये इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी नहीं है, महात्मा गांधी. Despite being criticized for the violence that led to the birth of Israel itself. तो गांधी जी जिनके बारे में आइंस्टाइन ने बड़ा अच्छा कहा था, आइंस्टाइन खुद एक जीव थे, बेन गुरियन, बड़ी हिंसात्मक स्थितियों में इजराइल का जन्म हुआ, लेकिन वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे। फिर 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कोल्ड वॉर एस्ट्रेंजमेंट खत्म किया और संपूर्ण राजनयिक रिश्ते बना लिए। लेटर इन 2070 इट वाज मोदी हु क्रॉस्ड द लास्ट हर्डल बाय ओपनली एम्ब्रेसिंग इजराइल मच अगेंस्ट द विशेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टैट्यूटरी ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया हु हैव ऑलवेज बीन, जो पहले सत्ता में थे, एक्सट्रीमली वेरी ऑफ एंटागनाइजिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बट द टाइम्स हैव चेंज्ड। आज की वर्तमान स्थिति इतनी बदल गई है कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले इजराइल की टेक्नोलॉजिकल मदद 135 से 40 करोड़ वाले भारत को बहुत आवश्यक है। ये मैंने क्यों बोला स्टेटमेंट, इसमें मैं क्या बोलना चाहता था, यदि आप समझ पाए तो हमें बताइएगा कमेंट्स में। वर्ल्ड वाइड मेनी नेशंस हैव ट्राइड टू काउंटर इजराइल थ्रू द BDS मूवमेंट, बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शंस, बट despite all the effort by everyone to declare Israel an apartheid state, क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीनियंस के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। फिलिस्तीनी भाई बहनों के साथ इजराइल ने जो कुछ किया है वो कहीं से कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप किसी भी एंगल से देख लो तो उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज इंडिया buffeted against China and Pakistan both together has little time for all this now because we have to gear up। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट यूएस एंड इजराइल। आइए आगे चलते हैं, हर चीज आप नोट भी कीजिएगा। पीटी के सभी स्टूडेंट्स को, हमारे रजिस्टर स्टूडेंट्स को, ये कंप्लीट फाइल नीटली फॉर्मेटेड आपके एसआरसी में अपलोड कर दी गई है, डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। The Americans have remained the staunchest supporters of Israelis almost throughout its existence, especially 1962 के बाद। There are strong pro-Israel lobbies in the US politics that have generally always managed to get their agenda on top। तो अमेरिका की राजनीति में अक्सर
इजराइल समर्थक बाजी मार ले जाते हैं। इजराइल has held back all aggression by all the hostile Arab neighbors and bolstered the military might post the Six Day War 1967। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जहां इजराइल ने सभी दुश्मन अरब देशों को 6 Day वॉर, 6 दिवसीय वॉर में धूल चटा दी। व्हेन इट डिफीटेड ऑलमोस्ट एवरीवन। 5 से 10 जून 1967। इसमें इजराइल एक तरफ था और इजिप्ट जो उस वक्त यूनाइटेड अरब रिपब्लिक था, ध्यान रखिएगा UAR, तो मिस्र एक तरफ है जो कि संयुक्त अरब गणतंत्र था, जॉर्डन, सीरिया और बाकी के लोग उनको पीछे से समर्थन दे रहे थे। और 1962 के बाद इंप्रूविंग रिलेशंस विद अमेरिका एंड सीरियस कंसर्न अबाउट द मिडिल ईस्टर्न बैलेंस ऑफ पावर, इट फोर्स्ड अमेरिका टू सेल इजराइल मिसाइल्स। अब बैलेंस ऑफ पावर इस तरह से वहां पर बदला मध्य पूर्व में कि अमेरिका को भी यह समझ में आया कि इजराइल को तकनीक बेचनी पड़ेगी। अब उल्टा हो रहा है, अब अमेरिका के पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है जो ये इजराइलियों ने बना ली है। भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है, हम आलसियों को अब कुछ करना पड़ेगा। नाराज मत होना यार, थोड़ा लाइट हार्टेड बोला था मैं। In 1964, Israel completed the national water carrier, or rather completed, to bring water from River Jordan to the Negev. Tensions rose with Arab neighbors over Jordan water allocations. तो यहाँ से स्थितियां थोड़ी थोड़ी बिगड़ना शुरू हुई और तनाव बढ़ते चले गए। इजराइल के लिए पोर्टेबल वाटर की सतत सेवा बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण रहा है। The birth of Israel. The traumatic birth of Israel has in its roots the Nazi Holocaust of the 30s and 40s। सभी को पता है नाजियों ने इजराइल को बहुत बुरी तरह से ऐसी यादें दी हैं, अर्थात ज्यूस को, जिनके बारे में जितनी अब कम बात की जाए उतना ही बेहतर। तो नाजी होलोकॉस्ट जिसको कहते हैं, हमने हमारे वोकैब बूस्टर सेशंस में इस पर काफी बात की थी एक बार। दैट फोर्सेस द ज्यूज इन यूरोप टू मेक एफर्ट्स एट माइग्रेशन टू पैलेस्टाइन। तो उस वक्त ज्यूस पर यह भारी दबाव बना था कि किसी भी तरह जिंदा रहने के लिए पूरे मध्य यूरोप से ये लोग निकल कर इजराइल की ओर चल पड़े थे। अब तब तो इजराइल था नहीं, इजराइल की स्थापना ही नहीं हुई थी। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश पैलेस्टीनियन मैंडेट की वजह से सब कुछ आगे बिगड़ता चला गया। समझ गए? चलिए आइए आगे चलते हैं इसके अंदर। ओके, That forced the Jews in Europe to make efforts at mass migration to Palestine. Jewish armed groups in pursuit of independent Jewish state। तो उस वक्त यहूदी राज्य था नहीं, तो बहुत सारे सशस्त्र यहूदी बल थे जो अंग्रेजों से भी झड़पें करने लगते थे, क्योंकि उन्हें अपना एक स्वतंत्र राज्य चाहिए था। ये समझ में आया आपको? तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बड़े अच्छे से देख रहे हैं। आप नोट करते चलिएगा। चलिए आगे चलें। आप थोड़ी सा मैं बीच बीच में ब्रेक ले रहा हूं ताकि आपको लिखने का मौका भी मिलता रहे। In 1947, the UN recommended partition of Palestine into separate Jewish and Arab states। अब यहां से सारे झगड़े की शुरुआत होती है। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 जब भारत भी आजाद हुआ था, तो एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं, बियॉन्ड दी ऑब्वियस, एक बड़ा सिंपल ट्रूथ, आज की दुनिया की लगभग सारी टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स की जड़ में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, द प्रेजेंट डे यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, टू सम एक्सटेंट जर्मन्स, इटालियंस आर इन द रूट ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लडशेड टुडे। इंडिया चाइना देख लो, पूरी मैकमोहन लाइन, तिब्बत की बात हो या अक्सई चीन का रीजन हो, सब ये अंग्रेजों की देन है। वो तो वहां बैठ के आराम से अपना चाय बिस्कुट खा रहे हैं और यहां हम ब्लड शेड में उलझे पड़े हुए हैं। आप ये पूरा इजराइल पैलेस्टाइन का इशू देख लीजिए, ये सब ब्रिटेन और फ्रांस की आपसी जुगलबंदी का कारण है। सो इफ यू सो द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड टुडे एज अ नेशन, they end up giving fruits of poison several decades later and today's world। अब इसमें मजे की बात यह कि ब्रिटेन और फ्रांस को आज कोई दोष ही नहीं देता है, एज इफ उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन सारा दोष उन्हीं का है। तो फिर से आते हैं 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टाइन का पार्टीशन अरब और यहूदी राज्यों में करने की बात कही, और यरूशलेम जो कि एक धार्मिक स्थल है, सभी इब्राहिमी धर्मों का उद्गम स्थल, वहां अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो, ऐसी बात की। लेकिन इजराइल ने यह किया कि जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट एंड हुआ, उसने तो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली और उसे तुरंत संयुक्त राष्ट्र में जगह भी मिल गई। तो ब्रिटेन का क्या लालच था? ब्रिटेन के लिए भारत, ये पूरा क्षेत्र भारत का जो लाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल में था। उसके लिए फिलिस्तीन वाला क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण था। इट वुड हेल्प इट क्विकली रीच एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर इट्स वेरी रिसोर्स रिच इंडियन
कॉलोनी। ये कंटेक्स्ट है इसके बैकग्राउंड का, जिस चक्कर में उन्होंने वहां अपने पांव फैलाए थे। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको इंटरनेट पे इतनी मजेदार चीजें पता चलेंगी, बड़ी दुखद भी हैं। विक्टोरियस एलाइज, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते थे, दे मेट इन पेरिस टू ड्रॉ अप अ पीस ट्रीटी। वन एलिमेंट वाज द ब्रेकअप ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो जो उस्मानी साम्राज्य था 600-700 साल पुराना, उसका विखंडन जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसी के चलते ओसामा बिन लादेन और अल कायदा वगैरह का जन्म हुआ। ये समझ रहे हैं ना आप? सो वॉट एवर दीज गाइज डिड, वी आर पेइंग द प्राइस टुडे। आर यू एबल टू सी दिस कनेक्शन? तो इस प्रकार यहां पर बेल्फोर के बारे में आपको बता रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने उस वक्त जो कहा वो पूरी तरह से झूठ साबित हो गया। उन्होंने क्या कहा? The Arabs believe that in the next year they are going to be swarmed by scores of thousands of migrants from or immigrants from Central Europe. यहूदियों की बात कर रहे हैं, who will eventually gain total control. As a matter of fact, these fears are illusory. There really is nothing for the Arabs to be frightened about. Today, Churchill would rue that he made this statement, क्योंकि आज इजराइल ने पूरा कब्जा कर लिया है। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इजराइल भारत का अभिन्न मित्र है, वो एक अलग बात है। इतिहास की ये बातें अपनी जगह बनी हुई हैं, तो इसलिए हम उसके साथ जस्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Trying to give you a balanced perspective has been our perspective from day one, has been our attempt from day one, start of a violent history. The first Arab-Israeli war, 1948-49. Armistice agreement left Israel with more territory than envisaged under the partition plan. तो इस तरह हर झगड़े के बाद इनकी टेरिटरी बढ़ती गई, कम नहीं हुई। और 1949 से 60 के दशक तक 10 लाख से अधिक यहूदी रेफ्यूजीज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से और होलोकॉस्ट के सर्वाइवर जर्मनी के क्षेत्र से इजराइल आकर बसने लगे। और इस प्रकार से ये पूरी कहानी इजराइल की एक नया रूप लेती है, वहां की राजनीति को पूरी तरह से एक नया रूप देती है। तो राजनीति में कौन कौन रहे और बेंजामिन नेतन्याहू किस ग्रुप के हैं वो भी अभी देखेंगे। सेक्युलर एंड नॉन अलाइंड इनिशियली, तो शुरुआत में ये पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष और गुट निरपेक्ष थे। सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, नॉन अलाइंड गुट निरपेक्ष। फ्रॉम 48 to 77 द सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स डोमिनेटेड इनिशियली अंडर डेविड बेन गुरियन। दे वांटेड सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन एंड सेक्युलर ज्यूइश डेमोक्रेसी। एक बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका की ही तरह, भारत की ही तरह इजराइल इज अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वहां सत्ता गारंटीड नहीं है किसी के भी लिए। इट्स नॉट अ मोनार्की, इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। द प्रेसिडेंशियल पोजीशन इज टाइटुलर, असली ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास है। पूरा स्ट्रक्चर है जैसा भारत में फॉलो होता है। और इनकी पॉलिसी थी नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। बट लाइक ऑल नेशन सर्कमस्टांसेस कोल्यूडेड टू टेक द नेशन ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। पर स्थितियां ऐसी बदलती गईं कि यह राष्ट्र बिल्कुल अलग पथ पर चला गया। तो पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल, आइए अब बड़ी मजेदार कुछ चीजें देखेंगे। इजराइल की राजनीति कैसी रही है, 100 बातों की एक बात, समरी जिस्ट ये है, पार्टीज इन इजराइल हैव कॉन्स्टेंटली चेंज शेप एंड नेम्स। ये भारत जैसा ही है। लेबर पार्टी वाज अ सोशलिस्ट इंस्पायर्ड पार्टी फॉर्म बाय मर्जर ऑफ लेबर ज़ायनिस्ट मूवमेंट। तो पहले लेबर पार्टी थी और डेविड बेन गुरियन के द्वारा बनाए गए इजराइल का मुख्य बल यही थी। उसका पतन हो गया। उसका विपक्ष था लिकुड, आज के बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रेसेड इट्स ओरिजिन टू द टेरिटोरियल मैक्सिमलिस्ट। टेरिटोरियल यानी क्षेत्र की बात करने वाले, मैक्सिमलिस्ट यानी अधिक से अधिक क्षेत्र ले लो। ये चीन वाली नीति है भैया। टेरिटोरियल मैक्सिमलिस्ट है चाइना की, ज्यादा से ज्यादा मांग लो, कुछ तो मिल ही जाएगा। टेरिटोरियल, और हम भारतीय कम से कम मांगते हैं तो हमको कुछ भी नहीं मिलता। टेरिटोरियल मैक्सिमलिस्ट, ये बड़ा अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। फिर एक बहुत ही एग्रेसिव नेता है मेनाशेम बेगिन। इन्होंने तो पूरी दिशा ही बदल के रख दी। लिकुड एंडर द लेबर हेजेमनी, और धीरे धीरे लिकुड खुद भी कमजोर होता चला गया। तो इजराइल की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या अंतिम लाइन में दी हुई है। The greatest cause of problem is the people's disillusionment with the failed peacemaking process with Palestinians and the violence. तो लोग बुरी तरह से निराश हैं वहां के नागरिक कि शांति स्थापित क्यों नहीं होती फिलिस्तीनियों के साथ, और 2 स्टेट सॉल्यूशन से ही होगी। ये शायद सभी जानते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। तो कहानी ऐसी शुरू होती भाई 1949 से, आप देख रहे हैं। दिस इज हाउ द होल थिंग स्टार्ट्स। और प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन, लेबर, डार्क ब्लू आपको जो दिख रहा है ना बीच में, MAPAI, प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन। और यहां से इसमें डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने बहुत अच्छा कंपैरिजन था, हम आपके लिए ले आए। इस तरह आप देखिए, द टाइड, द एब एंड द फ्लो।
और फिर बढ़ते बढ़ते आप आगे आएंगे तो 2015 में आपको लिकुड पार्टी दिखेगी और यह है आपकी बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी। सुएज क्राइसिस, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहीं से अंततः ब्रिटेन एज अ कॉलोनियल पावर का पूरा विनाश हो गया। इसको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ के समझ लीजिएगा। इजराइल जॉइंट फोर्सेस विद ब्रिटेन एंड फ्रांस टू इन्वेड इजिप्ट इन ऑर्डर टू रीओपन द कैनल टू इजरायली शिपिंग एंड एंड आर्म्ड इंक्लूजन बाय द पैलेस्टीनियन फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला। ये है सिनाई पेनिनसुला, प्रायद्वीप तिकोना है ना, जिस प्रकार भारत का पेनिनसुलर इंडियन जो कहते हैं हम, प्रायद्वीपीय भारत, निचला हिस्सा जो पूरा मेडागास्कर से चल के 6.5 करोड़ साल पहले आके टकराया था लॉरेशिया से, इस प्रकार आपको यह दिखेगा कि यहां पे सुएज कैनाल जब इजरायलियों के लिए बंद किया गया था उसके बाद सुएज क्राइसिस आई और यहां से अमेरिका का अंतिम जो एक उदय की गारंटी थी वो हुई और ब्रिटेन का फाइनल पतन हुआ। ड्रोन्स यूज करने वाला इजराइल दुनिया का पहला शायद देश रहा हो। क्लोजनेस विद अमेरिका, बैलेंस ऑफ पावर की हमने शुरू में बात की थी, तो अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल्स बेचना शुरू की और उसके बाद एक एक करके चीजें और बदलना शुरू हुई। ये रहे यहाँ के कुछ प्राइम मिनिस्टर्स, आप देख लीजिए, डेविड बेन गुरियन, मोशे शेरात, डेविन बेन गुरियन, लेवी एशकॉल, यिगाल एलोन, गोल्डा मायर द आयरन लेडी, या कई बार कहते थे शी इज द ओनली मैन इन द कैबिनेट, गोल्डा मायर, यित्ज़हाक रबीन, मेनाशेम बेगिन जिन्होंने बहुत एग्रेशन के साथ सब कुछ किया, यित्ज़हाक शमीर, शिमोन पेरेज, यित्ज़हाक शमीर, यित्ज़हाक रबीन, शिमोन पेरेज, बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी, एहुद बराक, अरियल शरोन, एहुद ओलमर्ट, बेंजामिन नेतन्याहू, जो बहुत ही अल्ट्रा स्टैंड लेते हैं ईरान के खिलाफ। 6 डे वॉर के बारे में एक और चीज, इसको अच्छे से देख लीजिए, और इसको अभी हमने सुएज क्राइसिस देखा था। 6 डे वॉर वॉज दैट डिफाइनिंग मोमेंट जिसका हमने शुरू में मेंशन किया था। बहुत महीनों तक तनाव रहने के बाद इजिप्ट्स एक्सपल्जन ऑफ द यूएन बफर फोर्स फ्रॉम सिनाई एंड इट्स क्लोजर, तो ये सुएज क्राइसिस के बाद की कहानी है, एंड द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ तिरान टू इजरायली शिपिंग, इजराइल लॉन्च्ड द प्रीएम्प्टिव अटैक ऑन इजिप्ट एंड जॉर्डन एंड सीरिया, देन जॉइन्ड द वॉर। द वॉर लास्ट्स 6 days एंड लीव्स इजराइल इन कंट्रोल ऑफ ईस्ट यरूशलेम, ऑल ऑफ वेस्ट बैंक। तो बेसिकली 6 डे वॉर के बाद इजराइल के कंट्रोल में ये सारे क्षेत्र आ गए और ज्यूइश सेटलमेंट्स आने वाले वर्षों में लगातार यहां बढ़ते चले गए। तो जो अब परमानेंट सेटलमेंट बन गए, हमने पहले बोधी बूस्टर में बहुत कवर किया इसको, उनका जो वहां पे स्थायी निवास स्थल बना लिए हैं, जिसका सारी दुनिया ने विरोध किया है कि ये गलत कर रहे हैं ज्यूइश लोग, लेकिन अब ठीक है वो कर रहे हैं और वो सुनते हैं नहीं किसी की। म्यूनिक ओलंपिक्स मैसेकर, 1972 का म्यूनिक ओलंपिक का हत्याकांड, पैलेस्टीनियन ब्लैक सितंबर गनमैन take the Israeli team hostage at Munich Olympics. 2 of the athletes are murdered at the site and 9 more killed. तो ये एक और बहुत ही विपदापूर्ण स्थिति। UNGA goes against Israel। ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा इजराइल का समर्थन किया। 1975 में एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार हुआ जिसमें ज़ायोनिज्म वाज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म। ज़ायोनिस्ट यानी यहूदी लोगों की विचारधारा, रेसिज्म यानी नस्लवाद। लेकिन फिर 1975 के इस मसौदे को 1991 में खारिज कर दिया गया। दैट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 75 वाज रेसिंडेड यानी खत्म करना इन 91। लेकिन 1976 में जो इजरायलियों ने किया वो अनबिलीवेबल था। मैप में देखिए कहां इजराइल और कहां युगांडा, और लेक विक्टोरिया के ऊपर से जहाज उड़ाते हुए एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा में घुसकर फील्ड मार्शल इदी अमीन के एयरपोर्ट पे हमला करके एंटेबे एयरपोर्ट, इजरायली कमांडोज ने इजरायली जूइश होस्टेजेस को जो पैलेस्टीनियन गनमैन ने पकड़ रखे थे आजाद करा लिया। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑडेशियस रेस्क्यूज एवर अटेम्प्टेड एंड इट वॉज सक्सेसफुल। तो इसी को फेमस एंटेबे रेड कहते हैं। याद कीजिए कंधार में भारत के साथ क्या हुआ था। यदि आपको याद हो वो दुखद पल, तब तो आप में से कई लोग जो भी 20-22 साल के होंगे बच्चे ही रहे होंगे, लेकिन यदि आपने बाद में कहीं पढ़ा है कंधार में क्या हुआ था न्यू ईयर्स ईव पे भारत के IC-314 के साथ, तो बताइएगा हमें। वो मैंने इस कंटेक्स्ट में पूछा है, लिंक आप कर लीजिए। फिर पीस प्रोसेस आई और पीस प्रोसेस के चलते इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात ने पीस प्रोसेस को इनिशिएट किया। फिर कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए। ये मैं की चीजें आपके लिए ले आया हूं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको दे दी है।
और उसके बाद फर्स्ट इंतिफादा अपराइजिंग्स बिगिन इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। तो 1987 से फर्स्ट इंतिफादा शुरू हुई और मुस्लिम ब्रदरहुड इन गाजा उसने हमास मूवमेंट शुरू किया जो धीरे धीरे पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हिंसक हो गया। ये रहे अलग अलग विचारधाराओं वाले प्रधानमंत्री। उसके बाद 1991 में अमेरिका ने खाड़ी का युद्ध छेड़ दिया। इस वक्त इराक ने बहुत चतुराई दिखाते हुए, इजराइल का कोई रोल नहीं था, लगातार इजराइल पे स्कड मिसाइलें छोड़ी। अमेरिका ने इजराइल को बोला कि आप बदले की कार्रवाई मत करना, नहीं तो द एंटायर अरब वर्ल्ड विल जंप एट यू। इजराइल चुप बैठा रहा डिस्पाइट ऑल प्रोवोकेशन। अमेरिका ने अपने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लगाकर स्कड मिसाइलों को रोका। I was in college at that time. I remember distinctly viewing every single coverage on television. उस वक्त तो 24/7 टीवी था नहीं, भारत में नहीं था, कम से कम न्यूज के कंटेक्स्ट में, और तब बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां बन चुकी थी। बट इजराइल रिफ्रेन्ड एंड यूएस रिक्वेस्ट वर्कड। ऑस्लो डिक्लेरेशन, प्राइम मिनिस्टर रबीन एंड पीएलओ लीडर यासिर अराफात भारत के बहुत बड़े मित्र और भारत इनका मित्र, इन्होंने ऑस्लो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और ऑफिशियली फर्स्ट इंतिफादा खत्म हुआ। बीच में महान बिल क्लिंटन साहब दिख रहे हैं आपको। नोबेल पीस प्राइज, तो दिसंबर 1994 में यित्ज़हाक रबीन, यासिर अराफात और फॉरेन मिनिस्टर शिमोन पेरेस को नोबेल पुरस्कार इन्होंने साझा किया। So this was the situation in the whole attempt at making peace with the Palestinians. But now we can see that everything has come unstuck. और आज जो स्थिति है वो हम इसको अंत बस कर ही रहे हैं 2 मिनट में। एक कार्टून के जरिए आपको बताएंगे कि आज यहां पे स्थिति क्या बन गई है। बेंजामिन नेतन्याहू's fourth government. America brokers the Iran peace agreement under Barack Obama's leadership. The historic deal puts to rest decades of nuclear antagonism but ends up making Bibi very upset, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील से इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान पूरी तरह से हमारे ही खिलाफ सब कुछ कर रहा है। इस सब के बावजूद वो अमेरिका गए, यूएस कांग्रेस में ओबामा के खिलाफ भाषण दिया, लेकिन फिर भी चुनाव जीत गए। सितंबर 2016 में अमेरिका ने अपना डिफेंस पैकेज इजराइल के लिए आगे और कंटिन्यू कर दिया। एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ आया तो इजराइल ने उन देशों से रिश्ते तोड़ दिए परमानेंट सेटलमेंट्स के खिलाफ, जो एक्चुअली इन्होंने किए हैं। इजराइल्स डिफेंस एंड मिलिट्री, अब आपने इतना लंबा इंसाइट इस पे सुना, ऑब्वियसली आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि इजराइल बिना बहुत तगड़ा डिफेंस और मिलिट्री किए ये सब कर ही नहीं सकता है। और इजराइल के पास कुछ ऐसे कटिंग एज सिस्टम्स, ये पूरी लिस्ट हमने आपको दी है, कि उसे दुनिया में टॉप एक्सपोर्टर्स का दर्जा मिल चुका है। और भारत सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स एंड इजराइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स। तो इसमें आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंस 1985 इजराइल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ड्रोन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल ड्रोन मार्केट। इनका R&D डिफेंस पे स्पेंड 4.5% है, डिफेंस तो नहीं R&D पे, जिसमें से बड़ा हिस्सा 30% मिलिट्री R&D पे जाता है। सम ऑफ द अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल विच इज अ वेरी रेयर थिंग, बिकॉज UAV तो सभी ने सुना है, एरियल ग्राउंड नहीं सुना होता है। हेरॉन TP ड्रोन, एरो मिसाइल बैटरी, नोटेबल टेक्नोलॉजीज 1 2 3 4 5 मैंने बता दिया, रोबोटिक बॉर्डर पेट्रोल्स, एरो एंटी मिसाइल प्रोग्राम, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, मिनी स्पाई सैटेलाइट, हेरॉन TP, मरकावा टैंक। ये 7 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सारी दुनिया इनसे लेना चाहेगी। भारत निश्चित तौर पे बेस्ट इनसे लेना चाहेगा, ऑल्दो वी ऑन आवर ओन आर डूइंग स्टर्लिंग वर्क। इंडिया इज अ ह्यूज बायर, फैक्ट्स फिगर्स हमने यहां दिए हैं, स्पेशली फॉर एडवांस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम MR-SAM। ये है दुनिया भर में आर्म्स एक्सपोर्ट की स्थिति। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, यूक्रेन, इजराइल, 1 करोड़ से कम की जनसंख्या। और ये रहे वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2016, किसने कितना स्पेंड किया, और भारत एक बहुत बड़ा इसमें स्पेंडर है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स डिफेंस 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 डिफेंस, नॉट एट ऑल। एज यू कैन सी, द प्राइम मिनिस्टर painstakingly explained that our relationship with Israel is not just for defense. Its expertise in agriculture, drip irrigation, vertical farming, protected cultivation, fertigation, fertilizer plus irrigation, canopy management, nursery production, integrated pest management, इस सब की वजह से भारत अपनी कृषि समस्याएं सुलझाने के लिए इजराइल की ओर देख रहा है। बहुत सारे MOU साइन हुए जिसमें एग्रीकल्चर का भी है। ये MOU की लिस्ट हमने आगे दी है। PT के सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट को SRC में ये पूरा अवेलेबल करा दिया गया है।
jobs and startup. The next big thing is that Israel is the startup capital of the world. There are 2 or 3 startup capitals. Israel is one of them. And it's quite amazing that the number of startups and genuine and viable startups. We are not talking about what happens in Indian colleges. Every college has a startup cell. और वो स्टार्टअप सेल बन के रह जाता है. उसमें से फाइनल टेंजिबल आउटपुट क्या निकल रहा है? भारत चाहे तो वी कैन स्वैम्प ऑल दीज नेशंस. अनफॉर्चुनेटली हमारा वो ट्रैक्शन नहीं बन रहा है. अभी बनेगा, फ्यूचर में बनेगा. लेकिन इजराइल से हमें बहुत कुछ सीखना है एज टू हाउ डिड दे मैनेज टू डू इट. सो हियर इज द लेटेस्ट विजिट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. और उसके अलावा ध्यान रखिएगा जॉब्स एंड स्टार्टअप और 2017 के जो जो एग्रीमेंट मोदी जी ने किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रही उसकी पूरी सूची. तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा. द साइकिल इज नाउ कंप्लीट. द मोदी डॉक्ट्रिन स्टैंड्स विंडिकेटेड इन द प्रॉमिस इट मेड टू इंडिया ऑफ अ होलिस्टिक एंड वाइड रेंजिंग न्यूली एनर्जाइज्ड रिलेशनशिप कीपिंग इन माइंड द चेंज ग्लोबल रियलिटीज. ये एक स्टेटमेंट है जिसका मैं विस्तृत विश्लेषण कमेंट्स में चाहता हूं भाई. दिस इज अ स्टेटमेंट आई वांट यू टू रियली एक्सप्लेन टू मी इन द कमेंट थ्रेड. The Modi doctrine stands vindicated in the promise it made to India of a holistic and wide-ranging newly energized relationships keeping in mind the changed global realities. मोदी सिद्धांत ने वो वादा पूरा कर दिया जो उन्होंने शुरू में किया था, या जो इस सिद्धांत ने शुरू में किया था कि विश्व भर में नई ऊर्जा संचरित रिश्ते ऐसे बनाए जाएंगे जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे. हमें बताइएगा आप इसके बारे में क्या क्या समझे. यह है वो दुखद कार्टून जो आपको बताता है इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच क्या चल रहा है. And as you can see, it's a never-ending cycle. India maintains good relations with both. And our needs today, जिस तरह चीन बात बात में आंख दिखाता है और भारत अब पलट के आंख दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है. एंड चाइना इज पेंटिंग itself into a corner. They must realize they cannot keep on doing it because sooner or later they have to withdraw. They have entered Bhutan and Bhutan has objected and India has gone to the rescue. तो कब तक वो ऐसा करेगा? मुझे तो ये सोच सोच के हंसी आती है. शी जिनपिंग साहब ने इतनी मेहनत से दावोस में वो भाषण दिया. वी आर विलिंग टू टेक ऑन, चीनी भाषा में बोला उन्होंने, अंग्रेजी नहीं बोलते वो. वी आर विलिंग टू टेक ऑन द मैंटल ऑफ द ग्लोबल लीडर ऑफ फ्री ट्रेड. और ओबोर में क्या बोला? वी हैव अ शेयर्ड ह्यूमन डेस्टिनी. अब रहने ही दो यार भाई, रहने ही दो. तुमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. वी होप यू एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस क्रूशियल टॉपिक. तो बहुत विस्तार में हमने इजराइल के बारे में आपको बहुत कुछ बताया और उम्मीद करते हैं आपने न केवल इसको समझा, इसको अच्छे से अब आप पढ़ेंगे, अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे और अनेक इसमें जो रंग हैं उनके हिसाब से आगे अपनी तैयारी पूरी करेंगे. तो ध्यान रखिएगा, सम ऑफ दीज टॉपिक्स यू मे फाइंड वेरी वेरी डिफिकल्ट बट डजंट मैटर. करते चलेंगे तो निश्चित तौर पर सीखते चलेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स. आइए आगे चलते हैं महत्वपूर्ण हालिया घटनाओं पर. तो हमने बहुत विस्तार में भारत इजरायली संबंधों की बात की. अब हम आ रहे हैं महत्वपूर्ण हालिया घटनाओं पर. तैयार है भाई? शुरू करें. ओके, जीएसटी एंड प्राइसेस. सबसे पहली बात है जीएसटी और कीमतों का कनेक्शन. इंडियाज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज इन्फॉर्म्ड दैट द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बिफोर July 1st whose tax burden has increased under the new GST regime can be increased as long as manufacturers advertise it in local media and put stickers. यदि कीमतें कम हो रही हैं, विज्ञापन न दें लेकिन स्टिकर फिर भी लगाएं. और 3 महीने का समय दिया है पुराने 1 जुलाई के पहले के कंटेक्स्ट में जो मैन्युफैक्चर हो गए हैं उसके लिए. प्राइस राइज हैज टू बी शोन थ्रू प्रोडक्ट्स. इसके अलावा सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि जीएसटी रोल आउट को सफल बनाया जाए. सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जीएसटी को लेकर जो लोग ये सोच रहे हैं दैट द प्राइसेस विल कम डाउन इमीडिएटली, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. वो गलती मत कीजिएगा सोचने की. प्राइसेस एकदम से नीचे नहीं आएंगे. सप्लाई चेन पूरी रैशनलाइज होगी जिससे वक्त के साथ इन्फ्लेशन पर अपना एक डिफ्लेशनरी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है.
Demonetization is back. विमुद्रीकरण जाता ही नहीं है छोड़ के हमारा साथ. The saga of Demo does not believe in eternal rest. It made a comeback when a bench of Chief Justice of India, J.S. Kher and D.Y. Chandrachud, told the government that it is too harsh if all options to deposit old notes are closed for all citizens without giving any leeway even to terminally ill patients. तो पता ये चलता है that ultimately the Supreme Court wants the government to allow such patients or very old citizens who due to whatsoever reason were unable to use that window given earlier by the government to have a new window now. अब सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार ने मना कर दिया है वैसे तो, बट अब आगे क्या ये एक और फ्रिक्शन का बिंदु बनेगा? ये बहुत देखने लायक है. Meanwhile, it is very noteworthy that the RBI is yet to come out with its final figures on DMO. China opens up with a focus on yuan. अब चीन की ओर से एक पॉजिटिव खबर भी सुन लो. China's present financial moves indicate its eagerness to increase the yuan's acceptance and widespread usage globally. हाल ही में चीन ने पिछले 4 सालों में अपने 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस को फॉरेन इन्वेस्टर के लिए खोला और अभी उसने अपने बॉन्ड मार्केट्स भी फॉरेनर्स के लिए खोल दिए. ये उस कंटेक्स्ट में है. इन 2014 and 16 China connected the Shanghai and Shenzhen stock exchanges to the Hong Kong Stock Exchange, allowing entry of hundreds of Chinese stocks into international indices like MSCI. Now going a step further, China has launched a new Bond Connect scheme which allows large foreign institutions, banks, pension funds to buy and sell mainland Chinese bonds through offshore accounts in Hong Kong, which is for a closed economy like China a very bold step. China is a very free trader, but when it comes to financial economy, it's very opaque and closed. ये फर्क समझ लेना. तो हमें समझाइएगा कमेंट्स में हमने अभी क्या बोला. China, however, is facing the threat of a huge debt crisis as the debt to GDP ratio has crossed the dangerous level of 300%. लेकिन अब ये सब जो चीन कर रहा है, इसके पीछे का कारण यह है कि युआन को ज्यादा इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिले और युआन की वैल्यू मैनेज करने में चीन को आसानी हो और मैनिपुलेशन के आरोप कम से कम लगे. इसके पीछे की कहानी यह है. अनदर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस राउंड द कॉर्नर. 2007 में आई थी महान वैश्विक विपदा. ग्लोबल डेट हैज हिट अ रिकॉर्ड लेवल ऑफ $217 ट्रिलियन. $1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़, याद रखिएगा, डॉलर्स, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017. अब सवाल ये आ रहा है कि अगर ग्लोबल ऋण स्तर इतने बढ़ गए हैं तो क्या कहीं कोई बुलबुला फूटने वाला है जिससे सब लोग गीले हो जाएंगे? दिस इज व्हाट classically crises are made up of. You end up creating an asset bubble somewhere, it bursts and everybody goes wet. This figure is 327% of GDP. तो आज विश्व में कुल डेट $217 ट्रिलियन है जो विश्व के जीडीपी का 327% है. तो लिंक क्या है? रीपेमेंट कैपेसिटी. समझ गए? द डेट बर्डन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. और चाइना का तो सबसे खतरनाक हमने अभी बताया था ना, 300% से ज्यादा है. The 2008 global financial crisis, 2007-8 दोनों ही था, began with the high indebtedness levels by US households. सभी को पता है सब प्राइम, हमारा एक पूरा लेक्चर यूट्यूब पे इस पे अवेलेबल है. Experts say that high debt levels mean that the debt crisis has not been solved yet, neither in America nor in Eurozone. Central banks and low interest rate have and should continue to limit this risk. They can do so by raising the capital ratios to protect in the event of an economic slowdown. तो ये बड़ी तकनीकी खबर थी, लेकिन ये पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली बात है. भारत, अमेरिका और जापान मैलाबार वॉर गेम्स, मैलाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, 2 कोस्ट है ना भारत के. द मैलाबार वॉर गेम्स और एक्सरसाइज, तो ये 22वां एडिशन होगा. राइट इन द मिडल ऑफ टेंशंस विद चाइना इन द सिक्किम भूटान तिब्बत ट्राई जंक्शन डोकलम प्लेटो. इंडिया विल ज्वाइन हैंड्स विद जापान एंड यूएस टू शो द नेवल माइट. 10 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है भाई इंडियन ओशन में. इंडियन नेवी हैज पिक्ड अप मेनी इनपुट. तो चीन के बहुत सारे शिप्स घूम रहे हैं यहां वहां, लेकिन हमारे सैटेलाइट भी तो ऊपर घूम रहे हैं. तो रुक्मिणी से सारे चित्र लेकर भारत को सब दिख रहा है कि चीनी कहां कहां घुस रहे हैं. तो बड़े ये एसिमेट्रिक हो गया है सब कुछ अब. एंड नो वन हैज एन एज, रियली स्पीकिंग, एवरीवन हैज एन एज. The Malabar trilateral exercise will witness 15 warships, 2 submarines and many aerial assets. और यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर जो चीन के पास बहुत सारी हैं, काफी फोकस रहेगा. तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हो रहा है, अमेरिका जापान के साथ दोस्ती करने के लिए. तो इसमें आईएनएस विक्रमादित्य, यूएसएस निमिट्स और जेएस इजुमो तीनों भाग लेंगे. चाइना नेचुरली इज वेरी नर्वस. सो वी कम टू द क्विज नाउ. आइए आज के क्विज हल करें. बड़े अच्छे प्रश्न हैं और ये आपको ऑनलाइन भी स्कोरिंग पैटर्न में अलग से उपलब्ध है, जरूर सॉल्व कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए. अच्छा टफ क्वेश्चन बनाया आपके लिए हमने. विच ऑफ दीज इज द रीजन द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स में चेंज डिफरेंटली इन वेरियस केसेस पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन. तो
इनमें से क्या एक कारण है कि विभिन्न वस्तुओं के दाम अलग अलग ढंग से बदलेंगे जीएसटी आने के बाद? इसका सही उत्तर निश्चित तौर पर है ओनली ए, बिकॉज डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आर पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन्स गेटिंग इंपैक्टेड डिफरेंटली। इसके अलावा बी इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, हेंस रिजेक्टेड। सी इज टोटली रॉन्ग, जीएसटी का यह मकसद नहीं है। तो हमें बताओ जीएसटी का मकसद क्या है, क्या सवाल पूछा। एंड डी, it doesn't mean that. Yes, it has spooked, but that does not mean that they have said, okay, we are reducing. They have raised their concerns. Question number 2. एक और tough question आपके लिए. What are the different logics given by experts while discussing if the government decision to carry out demo was indeed a legal one? तो विभिन्न विश्लेषक जब सरकार के नोटबंदी निर्णय की बात करते हैं और वो कानूनी निर्णय था कि नहीं, कितनी मजेदार बात है, सरकार ने जो किया वो कानूनी था कि नहीं, इस पे विश्लेषक बात करते हैं। तो निम्न में से किस किस का हवाला दिया जाता है, ABCDE? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आपकी डीप स्टडी के लिए ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं एक एक चीज तो भी समझाऊंगा नहीं, उत्तर समझा देता हूं, और ऑनलाइन आपको क्विज दी है तो बार बार आए, क्विज सॉल्व करें, आपको अपने आप फायदा होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ABCD पांचों का हवाला दिया गया है पिछले एक साल में। इनफैक्ट पिछले जितने भी महीने हुए नवंबर के बाद से, दैट आर्टिकल 300A, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल था फिर घटा के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। सेक्शन 26(2) ऑफ द RBI एक्ट 1934, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट 19(1)G एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। फिर ओनली थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इट कैन नॉट बी डन, कम से कम या अध्यादेश या कानून लाओ। And exception given to government in Article 19(6) is not available because the notice is beyond police powers. तो ये सबकी बातें तकनीकी विशेषज्ञों ने की है। बहुत अच्छा प्रश्न था, गहराई से रिसर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, What are the conflicting roles and images of China when it presents itself to the world? चीन जब विश्व के सामने खुद को प्रस्तुत करता है तो उसकी कौन सी बड़ी आपस में विरोधाभासी तस्वीरें निकल कर आती हैं, क्या लगता है आपको? 1 2 3 4 5। आज बड़ी तगड़ी क्विज लाए, चलो अगली बार एकदम सरल क्विज लाएंगे। डोंट वरी, उम्मीद मत छोड़ो यार। देखिए, द बेस्ट आंसर आज हमने पढ़ा है ना आपको, is second, it claims to be a champion of free trade and common human destiny, but its actions at home, Tibet, Hong Kong, or of Sikkim, Bhutan, indicate quite clearly otherwise. I hope that's clear. 3 is not very correct because free trade and stock markets may not have a very direct connection. 4th, why are fears raised of another global financial crisis striking the world? तो अब लोग क्यों बोल रहे हैं कि क्या फिर से एक महान वित्तीय विपदा आने वाली है विश्व पर? We have studied that today. You should know the answer. The answer, of course, there are precedent that when a sector has used debt, even a small part of it going bad can take the system down with it. तो आज $217 ट्रिलियन के साथ ये हो सकता है। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि उससे ये थोड़ी साबित हो रहा है कि ये सब खराब हो गया है। हो सकता है ये कोलैप्स हो ही नहीं, तो ऑप्शन 2 इज एक्चुअली जस्ट अ फैक्ट। You have to use an option which gives you the logic. So 2 is a correct fact, but in the presence of 5, we will go for 5. What is the significance of the Malabar War Exercise 2017? क्या लगता है भाई, Malabar युद्ध खेलों का 2017 का महत्व आज क्या है? 1 2 3 4 5. The correct answer is none of the above. India wants to give China befitting reply. अरे नहीं भैया, 20 सालों से चल रहा है। Second, it's an annual exercise aimed at securing against pirates. No. Third, Japan and US are equally picked and hence have joined. No, वो तो पहले से जुड़े हुए थे। Fourth, it's a decadal exercise. No, it's an annual. तो इसलिए आंसर is none of the above. तो केयरफुली देखना। 6, what's special about India-Israel relationship? भारत और इजराइल की दोस्ती में क्या बड़ी विशेष बात है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इतना लंबा हमने आज एनालिसिस आपको दिया, इतना सारगर्भित रहा है, वो सब कुछ कवर कर लिया एक बड़ी कहानी का। तो उत्तर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ 1 2 3 अबव। ऑप्शन 4 इज द पॉलिटिकली जॉन्डिस्ड पर्सपेक्टिव, वो नहीं होगा। 7, विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिया एंड इजराइल? तो ये बड़ा स्पेसिफिक नंबर्स क्वेश्चन पूछ लिया है। Those who are in love with numbers, उन्हें ऐसे प्रश्न बड़े अच्छे लगेंगे। 1 and 2 both are correct. 8th, which of these are the MOUs signed in the Modi visit to Israel 2017? कुल 7 MOU साइन हुए। तो आपको यदि आप किसी बड़ी परीक्षा जैसे यूपीएससी वगैरह में जा रहे हैं तो ये सब याद रखने पड़ेंगे।
द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट ए। वो ऊपर I for I है, इट इज I for F। ध्यान रखना, I for I was the slogan that was coined, तो हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दिया। दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट, फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो आइए फिर से नजर डालते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट। विश्व भर में हथियारों की बिक्री का बाजार ये है 2012 से 16, तो दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड। और ये सिप्री का है, सिप्री का फुल फॉर्म बताइएगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, यूक्रेन, इजराइल, ये हैं बड़े निर्यातक। समझ गए? टॉप 10 दिख रहे हैं कि नहीं? तो भारत को भी इसमें होना चाहिए कायदे से तो, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑलवेज हैज हैड अ रादर पुअर रन इन इंडिया, इसलिए हम कभी कर भी नहीं पाए। आगे चलते हैं। डेटा पॉइंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बड़ा मजेदार है। क्या कहता है? डिस्पाइट मेकिंग अ लीप इन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंडिया लैग्स बिहाइंड अदर ब्रिक्स नेशंस। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये हैं। तो ये आगे पीछे क्यों लिखे हैं? वो जगह की वजह से। तो दैट रेड सर्कल डांसिंग हियर एंड देयर मीन्स नथिंग। So if you look at India, percentage of population with access to internet 26%, हमारी पोजीशन है 141st। That's precisely because we are a very big nation। और इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि इन एब्सोल्यूट नंबर्स वी आर डूइंग वेरी वेल। चीन में एनपीएस कितने हैं? भारत में तो अब सब द कच्चा चिट्ठा खुल चुका है जैसा कहते हैं। The government of China says that my official estimate of NPAs is less than 2%. International bodies say it could be 15 to 19 or 20 to 21%. That practically means China is facing a debt crisis and an NPA crisis at the same time. Does that explain their present aggression? I don't know. टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो इन द वर्ल्ड, वाई एक्सिस पे देख लीजिए। फॉर चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा। तो आपको दिख रहा है 300% छू चुकी है चाइना और साउथ कोरिया की इकोनॉमी। अमेरिका भी। भारत का कितना है? 100 से कम है, 70 से कम है, लेकिन हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारी रेटिंग गिराती है कह के कि आपका डेट टू जीडीपी ज्यादा है। तब सरकार ने यही ग्राफ दिखाया था उनको कि भाई साहब इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ भी कहना नहीं है। तो आई होप यू रियलाइज दैट दीज बिग नंबर्स विल हेल्प यू गेट अ गुड ग्रिप ऑन व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द बोधी न्यूज फॉर टुडे। सक्सेस इज नॉट अ रैंडम एक्ट, इट अराइजेस आउट ऑफ अ प्रेडिक्टेबल एंड पावरफुल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका उत्तर, इसका विश्लेषण कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे इन बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग टॉपिक फॉर द डे। और सब कुछ हमने अच्छे से कवर कर लिया। ध्यान रखिएगा, लगातार आपकी भागीदारी हमें बोधी बूस्टर पोर्टल पर, सिविल्स तपस्या पोर्टल पर, civils.pteducation.com और वार्तालाप फोरम में मिलती रहे, तो ये यात्रा इसी तरह बहुत अच्छे से आगे बढ़ती रहेगी। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।